नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज गए हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। 27 के लिए समाजवादी पार्टी दिल्ली से लखनऊ आने का रास्ता तलाश रही है। मुद्दा अयोध्या का है, राम मंदिर से जुड़ा है, तो हंगामा दिल्ली में बरपा है। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, रामगोपाल यादव, अवधेश प्रसाद दिल्ली से योगी पर बरस रहे हैं। संसद के कैंपस में दानपेटी रखकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैसेज दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा राम नाम और राम धन है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ उन सीटों की मार्किंग करने में लगे हैं जहां भाजपा कमजोर है और अखिलेश यादव मजबूत है। आज तो यूपी की लड़ाई रामघाटी पापी से होते हुए महापापी तक पहुंच गई। अखिलेश कोई मौका सॉफ्ट हिंदुत्व का नहीं छोड़ रहे, तो योगी समाजवादी पार्टी का इतिहास खंगालकर उनके सॉफ्ट हिंदुत्व वाले ट्रायल को चौपट करने में लगे हैं। योगी तो बार बार यूपी को सालार मसूद गाजी की याद दिलाकर समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं। बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की राम भक्ति सिर्फ दिखावा है, सियासी है, वोटों के लिए है। असलियत यह है कि सपा वाले सालार मसूद गाजी का ही सम्मान करते हैं। योगी तो यह भी चुनौती दे रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी के पाप का पर्दा उठ गया तो वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ऐसे में सवाल है कि यूपी चुनाव रामघाटी, महापापी और मसूद गाजी से आगे कहां तक जाएगा। सवाल यह भी कि 2027 का रास्ता क्या राम मंदिर मार्ग से ही जाएगा। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं समाजवादी पार्टी का वार और योगी का पलटवार। वो भी भगवान राम के मंदिर में चोरी आपने क्या किया? आपके नीचे ही चोरी हुई है। इसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं और मुझे नहीं लगता है कि ये लोग कोई एसआईटी जांच वाल बिठा के कुछ निष्कर्ष में पहुंचने वाले हैं और केवल ध्यान भटकाने का काम करते हैं। तो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, वो हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये बर्बाद हो जाएंगे, ये जाएंगे। अयोध्या से सरकार आई है, अयोध्या से जाएगी और 27 में इतना है कि उसकी शुरुआत माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी को 50 सीट भी नहीं मिलेगी। अगर समाजवादी पार्टी के पाप का पर्दा उठाना शुरू कर देंगे तो ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। याद करना, जो बांटने वाले लोग हैं ये वही लोग हैं जो सालार मसूद गाजी को सम्मानित करते हैं, जो असला लहराते हुए दुर्दांत माफियाओं के लिए उनके सामने नाक रगड़ते हुए दिखाई देते थे। ये वही लोग हैं, याद रखना, ये वही लोग हैं जो लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, फतिया पढ़ने का काम करते हैं। आइए इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी, सुनील सिंह यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आनंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय आलोक जी, कितने भी मुद्दे इधर उधर क्यों ना कर लें, कितने भी मुद्दों को क्यों ना आप लोग घुमा लें, लेकिन ये सच है जो समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार राम घातियों का हिसाब उत्तर प्रदेश की जनता करने जा रही है। राम घातियों का तो हिसाब उत्तर प्रदेश की जनता कर ही चुकी है। 2017 से किया, 19 में किया, 22 में किया, 24 में थोड़ा सा बहुत दया क्या खा के लगता है फिर से इनको पुराने दिन की याद दिलानी है। राम घाती, जो खुद राम लल्ला पे गोली चलाएं वो दूसरे को राम घाती कहेंगे। किस मुंह से? मतलब मुझे लगता है आईना नहीं देखते हैं क्या ये लोग? उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है। मैं आज बैठा हुआ हूँ पटना में, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा गांव पड़ता है उत्तर प्रदेश के बॉर्डर चंदौली से सटे हुए जिलों में। जो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, जो भारतमाला बन रहा है, जितने एक्सप्रेसवे बने हैं, जो पूर्वांचल बना है, जो गोरखपुर कनेक्शन बना है, जो वहाँ के लोगों की जिंदगी बदली है, जो इकोनॉमिक चेंज जो ओवर हुआ है, जिस तरह से बिजली उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में गांव में 22 से 23 घंटे रहती है, गांव में किसानों को बिजली है, शहर में 24 घंटे बिजली रहती है, गोरखपुर के ऊपर से फ्लाईओवर बना है, बनारस का शक्ल बदल गई है। ये कहां से ये लोग कहीं मुकाबले में नहीं आएंगे प्राची जी? 50 के नीचे। अब वापस त्रेता युग में लोग नहीं जाना चाहते हैं। सपा युग को लोग त्रेता युग कहते हैं, वो हालांकि वो भगवान का युग था, ये असुरों के वंशज हैं, लेकिन उस युग में वापस लौट के नहीं जाना चाहती है कहीं से उत्तर प्रदेश की जनता। एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक डेवलपमेंट, एक विकास के पहिए पर चल के आज एक
अलग पहचान बना चुका उत्तर प्रदेश, देश के जीडीपी में तीसरा सबसे बड़ा राज्य हो गया कंट्रीब्यूट करने वाला, और बहुत जल्दी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को छू लेगा ये राज्य। नोएडा की शक्ल बदल चुकी है, वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियल हब में नोएडा जागृत हो चुका है, जेवर एयरपोर्ट आ चुका है। कहां इनको लाने जा रही है वापस भैंस की पूंछ पे सवारी थोड़ी ना करनी है, अब भैंस की पूंछ पकड़ के नाव नहीं पार करना है। अजय जी, इस बार हो गया वो सब दिन इस गए। बार राम जी ने समाजवादी पार्टी को कॉन्फिडेंस दिया है और आशीर्वाद दिया है। देख रहे हैं, सपना सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, अब तो देश का प्राइम मिनिस्टर बनने की है। अयोध्या के सांसद साहब कह रहे हैं ना कि जो राम मंदिर में हुआ उसका खामियाजा आप लोग भुगतेंगे, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि केंद्र में भी भुगतेंगे। ऐसा ख्वाब मुलायम सिंह यादव में भी नहीं देखा था, एक बार प्रधानमंत्री बनने का, लगभग बन भी गए थे। पहली बार ख्वाब तोड़ा समधी साहब ने, लालू जी ने नीचे से जमीन खींच ली। दूसरी बार ख्वाब देखा तो दिल तोड़ दिया बुआ ने, ममता बनर्जी ने फिर से कुर्सी खींच ली। तो ख्वाब देखने में, आप लोकतंत्र में आप ख्वाब देखने पे तो पाबंदी मत लगाइए प्राची जी। इतना तो जिंदा रहने के लिए चाहिए, हमें भी तो कोई चाहिए, हम किससे लड़ेंगे? नहीं तो हम चाहते हैं इनको 40-50 सीट रहे, संसद में इसी तरह खां करते रहें, विधानसभा में खां करते रहें, नहीं तो फिर लोकतंत्र की मर्यादा शोभा नहीं बचेगी ना। विपक्ष का जागृत और जिंदा रहना बहुत जरूरी है, ठीक है, मजबूत रहना ये बहुत जरूरी है। चलें, अच्छी बात है आप ये बात कह रहे हैं अजय आलोक जी, वरना आरोप तो यही लगते हैं कि आप आवाज दबाते हैं, आचरण में ला रहा है। अब रही बात आपके कॉन्फिडेंस की, तो भाई जवाब दीजिए सुनील सिंह यादव जी। आप राम जी के शरण में बेशक कितना ही चले जाएं, लेकिन अगर आपके पाप से पर्दा उठना शुरू हुआ तो आप मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, ये बता रहे हैं मुख्यमंत्री खुद। देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ही शुरू करते हैं। आलोक जी तो बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानते नहीं। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इनको भेज दिया जाता है वही आपके चैनल में आके रट्टा मार के पढ़ देते हैं। हम बात अगर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की करें तो हम तो चाहते हैं, आपके कार्यक्रम में मैं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी आप पर्दा उठाइए। जब आप पर्दा उठाएंगे तो समाजवादी सरकार में 19 लाख लैपटॉप दिखेंगे। जब आप पर्दा दिखाएंगे तो देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे दिखेगा। जब आप पर्दा उठाएंगे तो मेट्रो दिखेगी। जब आप पर्दा उठाएंगे तो जिस ऑफिस में आप बैठे हैं वो लोक भवन दिखेगा, पुलिस मुख्यालय दिखेगा, कैंसर इंस्टीट्यूट दिखेगा, देश का सबसे अच्छा स्टेडियम दिखेगा, आईटी हब दिखेगा, आपको कैंसर इंस्टीट्यूट दिखेगा, बच्चों के अस्पताल दिखेंगे, और आपको दिखेगा इंफ्रा। इंफ्रा केवल कहने से नहीं होता है। अभी मुख्यमंत्री जी की जिस तरीके की भाषा, अगर उसमें मैं जवाब दूं, कह रहे थे नाक रगड़ रहे थे, क्या फोटो वीडियो दिखा सकते हैं? हम तो मुख्यमंत्री जी की कई वीडियो अभी दिखा दें सदन में, भो 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 करते हुए, रोते हुए। इतना डरपोक मुख्यमंत्री एक मुकदमे में भो 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 करके रो रहे हैं, ये बहादुर हैं। और इन्होंने किया क्या है? उत्तर प्रदेश में मंदिर लूटा, उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलितों का आरक्षण लूटा, उनकी नौकरियां लूटी, उनके बच्चों का भविष्य लूटा, किसानों को बर्बाद किया, बलात्कारियों को बचाया। वो बलात्कारी अगर इनके हुए या इनकी पार्टी का हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने पूरी एटी चोटी का जोर लगाया बलात्कारियों को बचाने के लिए। आप हाथरस भूल गई प्राची जी? ये देश क्या हाथरस भूल सकता है? लखीमपुर खेरी भूल सकता है? उन्नाव भूल सकता है? मतलब हम कितने जिले बताएं? और केवल भगवा पहन लेने से आप साधु हो गए, अपने को योगी कह रहे हैं। लेकिन सुनील जी, ऐसा ना हो कि आप दिल्ली से लखनऊ का रास्ता खोजते रह जाएं, आपके काम से और आपके रवैये से तो नहीं लगता कि आप योगी हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन सीटों पर भी कमल खिला दें जहां पिछली बार वो कमजोर थे और आप ताकतवर थे। आप दिल्ली में जान लगा रहे हैं, वो उन सीटों पर घूम रहे हैं जहां पर पिछली बार आप ताकतवर थे और वो कमजोर थे। देखिए, आप अगर पिछड़े और दलितों का आरक्षण लूटने के बाद घूम रहे हैं तो आप घूमते रहिए। आप मंदिर लूटने के बाद घूम रहे हैं तो घूमते रहिए। एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने 2-3 बातें की। इंफ्रा, हमको गिना दीजिए कहां? इंफ्रा के नाम पे क्या बनाया आपने? एक्सप्रेसवे कहा। कौन सा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है जो उद्घाटन के दूसरे दिन, तीसरे दिन, 13वें दिन, 14वें दिन नहीं ढह गया? आपने एक्सप्रेसवे में भी पैसा चोरी कर लिया, मंदिर भी लूट लिए, और बिजली की बात कर रहे हैं।
हम दावे के साथ प्राची जी आपकी कार्यक्रम में कह रहे हैं, आपकी पूरी टीम रिसर्च कर ले और बीजेपी भी चाहे तो रिसर्च कर ले। हालांकि ये बेचारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, रिसर्च क्या करेंगे, दिल्ली से भी कुछ आएगा वही रट देंगे। 2017 से लेकर अब तक जिस दिन प्राची जी मैं आपसे बात कर रहा हूं, हाँ। इनसे पूछिए कि क्या बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक भी यूनिट उत्पादन बिजली पर अच्छा काम चले किया ठीक है, अच्छा तो चले ठीक है। अजय जवाब आलोक जी आएगा की ना। बात पर तो आप यकीन कर नहीं रहे, जो यूपी वाले तो उन्हीं जब की आपने बात पर आप काम ही नहीं यकीन किया करते हैं है, ना। तो उसका भाई श्रेय क्यों ले रहे हैं यूपी आप? वालों की बात पर आप यकीन करेंगे। मैं आ रही हूँ अजय आलोक जी, बस रोहित अग्रवाल जी को एक बार चर्चा में ले आऊं। रोहित अग्रवाल जी, कहाँ आप इतने सुनहरे सपने दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश को? किया कुछ है नहीं, हर जगह पर झोल है, राम मंदिर में घोटाला है, और आप कह रहे हैं कि 27 में आप वापसी कर रहे हैं। सुनील जी को तो कुछ नहीं दिख रहा। नहीं, सुनील जी को जब एक पार्टी कार्यालय में बंद कमरे में मीटिंग करते हैं तब इनको सब कुछ दिखाई पड़ता है, क्योंकि हम इनके साथ रहे हैं, लंबे समय तक इनके साथ रहे हैं। हमें सब पता है कि जब बंद कमरे में मीटिंग होती है तो किस तरीके से पसीने वहां पे नेताओं के निकलते हैं काम देख के। तो एक बात पूरी तरीके से साफ है। अभी सुनील जी ने कहा कि साहब कौन सा एक्सप्रेसवे ऐसा है जिसके अंदर गड्ढा ना हुआ हो या गिर गया हो, इन्होंने तो कहा। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। आपका आगरा एक्सप्रेसवे आपने बनाया था, बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे है, और गड्ढा तो उसके अंदर भी हुआ था। और उस समय के जो प्रमुख सचिव थे उनका किस तरीके से उस गड्ढे की वजह से एक्सीडेंट हुआ था, और वो बेचारे आज तक सीधा नहीं चल पाते हैं, ये पूरा देश जानता है। तो देखिए, स्थितियां पूरी तरीके से साफ है। जब आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, तो जब आप जो छोड़ के गए थे, जमीन भी अधिग्रहित नहीं की थी और ठेका छोड़ के गए थे 1550 करोड़ रुपए का, और वही हमने बनाया है 1200 करोड़ रुपए में। तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा था, ये तो देश की जनता जानती है, और देश की जनता जानती है कि किस तरीके से उनका गाढ़ी कमाई का पैसा एनडीए ने बचाने का काम किया है। एक बात पूरी तरीके से साफ है कि ये अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अभी एक भदोई का नाम बदल के संत रविदास नगर रखा गया है। आप हमें बता दीजिए, संत रविदास दलित समाज उनको भगवान मानता है और हम भी भगवान उनको मानते हैं। आपने क्यों संत रविदास नगर का नाम बदल के भदोई किया था? और आपने 8 जिलों का नाम दलित समाज के जो रहनुमा हैं और जो भगवान हैं उनके नामों से आपने बदल के आपने आम नामों पे कर दिया था। आज जब वो नाम बदल रहा है तो आपको राजनीतिक दुख हो रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा है कि अब हम क्या कर सकते हैं, अब तो दिक्कत हो गई, अब तो हमारे पास कुछ बताने को है नहीं जनता के पास। तो दलित विरोधी ये थे, और ये हम सिद्ध कर रहे हैं कि ये दलित विरोधी थे, क्योंकि रविदास नगर अगर हुआ है तो इनको बहुत तकलीफ हो रही है कि आप भदोई का नाम क्यों बदल चलिए, इस दिया। बात का जवाब सुनील जी आप दे दें। भदोही का नाम बदलकर संत रविदास नगर हो रहा है, अच्छा है कि नहीं है? देखिए, ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है कि रोहित जैसे लोग भी हम लोगों के साथ काम किए हैं। देखिए, इन्होंने 2 झूठ बोले। एक झूठ तो ये बोला है कि आगरा एक्सप्रेसवे पर प्रमुख सचिव का एक्सीडेंट हो गया था। वो कब हुआ था? जब उद्घाटन नहीं हुआ था, उस पर काम चल रहा था। महाराज, आप भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे काम करने लगे। आप तो कुछ ज्ञान रखिए, आप तो लखनऊ के हैं, आप बिहार पटना के तो है नहीं ना, कलकत्ता के हैं, आपको तो जानकारी होगी। और दूसरी बात, आपकी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो एरिया। अरे हम सुन लो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अब इतना परेशान मत होइए। कॉपी किताब पढ़ना बंद कर दिए हैं, जमीन पे उतरना बंद हो गए हैं। हम बीच में नहीं बोल रहे थे। अरे भाई, बीच में नहीं बोल रहे थे। बोले सुनील। ओहो, इन चंदा चोरों से अब हम कैसे बात करें, बताइए प्राची जी आप। अब भाई जो भगवान राम के न हुए, हम क्या कर सकते हैं? माँ सीता के न हुए, ये केवल रावण के होंगे। हम क्या कर सकते हैं? मुझे तो ये बताइए। चवन्नी छाप लेके घूम रहे थे सदन में। चवन्नी अच्छा, रुक जाए प्लीज। ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे सर। ऐसी कोई भी भाषा जो अमर्यादित हो, किसी के लिए अपमानजनक हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, बेहतर होगा। अब प्लीज आप दोनों रुके, आप दोनों रुके। रोहित जी आप भी रुके और सुनील जी आप भी रुके। सुनील जी, मैंने तो बहुत पॉइंटेड सवाल आपसे पूछा था, और आप तो पढ़े लिखे हैं, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं एंडोर्स करते हैं। सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए। सुनील जी, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को एंडोर्स नहीं करते हैं। मैंने आपसे पूछा, भदोही का नाम बदलकर संत रविदास नगर हो रहा है, ये अच्छा है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, और अच्छा ये होता प्राची जी, संत रविदास जी बनारस में पैदा हुए थे, बनारस के थे। अगर बनारस का नाम योगी जी संत रविदास जी रख देते तो और अच्छी बात होती। अच्छा है ना, स्वागत कर रहे हैं। अच्छा है ना, भदोही का नाम बदल रहा है,
जिसको बार बार ये बदला देखिए, गया, वो ठीक बनारस किया ही ना का नाम सरकार बदल ने। देंगे। ये कहा 10 संत सेकंड रविदास जी बनारस में पैदा हुए थे, अगर वो नाम बनारस का नाम रख देते और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी सलाह ले लेते। चलिए, तो एक कदम आगे बढ़ गए। संसदीय क्षेत्र है। अजय आलोक जी, आप बिना बात शिकायत करते हैं, विपक्ष का साथ आपको नहीं मिलता है, तो एक कदम आगे बढ़कर कह रहे हैं बनारस को भी बदल दीजिए, उसका नाम भी बदल दीजिए। प्राची जी, एक मिनट में बता दूं, इनको शायद जानकारी नहीं है सुनील सिंह जी को। जिसकी मती मारी गई हो ना, जिसकी मती मारी गई हो, 10 सेकंड दीजिए मुझे, 10 सेकंड दीजिए। अच्छा, बोले जल्दी। देखिए, बनारस संत रविदास जी की जन्मस्थली ये सत्य है, पर आपने क्या किया वहां पे जन्मस्थली के लिए, आप ये भी बताना पड़ेगा। हमने 550 करोड़ रुपए की वहां पे परियोजना दी है। संत रविदास जी के मंदिर के लिए हमने वहां पे 550 करोड़ रुपए की केंद्र और प्रदेश सरकार की परियोजना दी है वहां के डेवलपमेंट भाई, के लिए। इसका जवाब तो सुनील जी बाद में देंगे, पहले अजय आलोक जी बता दीजिए, फिर दो अन्य मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। अजय आलोक जी, कहाँ आप कहते हैं विपक्ष साथ नहीं देता है, तो देखिए साथ है आपके नाम बदलने वाली योजना में। इनकी मती मारी गई है और ये जानबूझ के कह रहे हैं कि बनारस का नाम बदल देने, क्योंकि काशी विश्वनाथ का वहां मैटर चल रहा है ना। काशी हमारे ग्रंथों में कहे काशी, काशी का वाराणसी का मतलब भी जानते हैं क्या होता है? पढ़िएगा जाके वेद कवि, शशि शमजसी ऐसी वरुणा में बसी, पाप खसी है तू हसी, ऐसी लसी वाराणसी। उस वाराणसी का नाम बदलने की बात करना है, और अपने आप को क्या कहते हैं? राम भक्त। जय सिया राम। ऐसे लोगों से भगवान मुक्ति दिला। अच्छा है उत्तर प्रदेश की जनता ये शो देख रही है कि ऐसे व्यक्ति हैं जो बनारस का नाम बदलने की सोचते हैं। संत रविदास इसलिए बने क्योंकि वो बनारस में के हुए थे। बनारस की अपनी महत्वता है, काशी की अपनी महत्वता है। जो वाराणसी की महत्वता नहीं समझेगा, काशी की महत्वता नहीं समझेगा, वो हिंदू नहीं है। शर्म आती है मुझे, ये ख्याल कैसे आ गया दिमाग में? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मुझे समझा रहे थे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सीखा था कि काशी का नाम बदल देते हैं, मुसलमान भाईजान खुश हो जाएंगे। ये ख्याल आते हुए भी दिमाग में 4 बार सोचा नहीं कभी। भदोही का नाम बदलने से दिक्कत है, खुलेआम नेता बोल रहे हैं भदोही का नाम क्यों बदल दिया, उस पर मुंह नहीं खुलता है। अरे बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने वाले, आजम खान को अपने सर पे बैठाने वाले, पूरी अपने शासनकाल में सबसे ज्यादा दलितों पे जुल्म करने वाले, मैं खुल के बोलता हूं, जाती है जाटर जाति पे सबसे ज्यादा जुल्म किसी ने किया। ठीक है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे अजय आलोक जी, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रही बात हिंदुत्व की, रही बात हिंदुत्व के एजेंडे की, तो आनंद दुबे जी, ऐसे लोगों के लिए करना पड़ेगा, आनंद करते थे, आनंद दुबे जी ऐसा काम करते थे। अब देखिए, राम मंदिर आंदोलन की जब चर्चा होती है, आपकी पार्टी की भी चर्चा होती है। ऐसा क्या है कि अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर पूरा का पूरा विपक्ष निकल पड़ा है? समझ में आ रहा है कि हिंदू नहीं तो शायद जीत नहीं। प्राची जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। जाकर रही भावना जैसी, प्रभु देखें मूरत तीन तैसी। कुछ लोगों को विपक्ष में हिंदू विरोध की बात दिखती होगी, लेकिन हम भी विपक्ष में हैं। हम तो कट्टर सनातनी हैं, कट्टर हिंदू हैं। हमारे नेता हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि बाबरी का हमको गर्व है और हमेशा रहेगा। खैर, पुरानी बातें हो गई हैं सब। अब हम ये कहना चाहते हैं प्राची जी कि हमारे देश में एक नियम है कि अगर डबल इंजन की सरकार हो, बाबरी तोड़ने का पूरा बात बोलिए ना, बाबरी गिराने का ना, कि आनंद दुबे पूरी बात बोलिए। बाबरी गिराने का ना, गिराना तोड़ना। अरे बाबरी तोड़ने का और बाबरी गिराने का दोनों एक ही जैसी बातें हैं। अजय आलोक जी, आप तो डॉक्टर है। हाँ, अब ठीक बोला आपने। बाबरी तोड़ने का ना, अब ठीक बोला आपने। हाँ, तो आप डॉक्टर हैं ना, तो बीच बीच में दवाई देते रहिए। अच्छा प्राची जी, देखिए विषय है कि हमारे देश में एक नियम है कि अगर डबल इंजन की सरकार, हाँ कोई बात नहीं, सुनिए, अरे सुनिए ना भैया, सुनिए ना अजय भाई। प्राची जी बोले हमारे देश में नियम है, ऐसा माना जाता है कि अगर डबल इंजन की सरकार हो तो तेजी से विकास के काम होते हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, 2022 में भी उन्होंने चुनाव जीता और अब 27 में चुनाव, और इस समय वहाँ डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है तो स्वाभाविक सी बात है, फायदा डबल होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता की जो पढ़ाई लिखाई होती है उसकी परीक्षा के समय को हम लोग चुनाव कहते हैं। तो सरकार ने कितनी पढ़ाई लिखाई की है वो जब परीक्षा देगी तो रिजल्ट के रूप में आएगा। ये हो गई पहली बात। तो इस पर तो राजनीति करने की इच्छा नहीं, क्योंकि भाई अभी चुनाव नहीं है, जब चुनाव आएगा तो देख लेंगे कौन बेहतर है।
सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हम करना चाहते हैं, 500 साल पुराने हमारे संघर्ष के बाद हमको जो राम भगवान का मंदिर प्राप्त हुआ, देशवासियों को भी लगा कि हाँ हमारी एक सफलता जीत हुई है। लेकिन जब ये खबर आई कि राम मंदिर के दान पत्र में चोरी हुई है, उसके बाद जब ये विवाद बहुत बड़ा हुआ, इस पर जांच बैठाई गई। अब मामला चूंकि सीबीआई इसको हैंडल कर रही है या कोर्ट हैंडल कर रहा है, जो भी एसआईटी बैठी सब बैठा, हम लोग इस इंतजार में हैं कि इस पे हुआ क्या, कौन कौन दोषी पकड़े गए, उनको क्या सजा हो रही है, नई कमेटी कैसे काम करेगी। इन सब विषयों पर अगर विपक्ष चर्चा चाहता है तो हमें लगता है बड़ा दिल दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी को चर्चा स्वीकार कर लेना चाहिए, इससे वो छोटे नहीं होंगे। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात। हाँ। और तीसरी बात कि कौन बड़ा राम भक्त है, कौन छोटा राम भक्त है, ये अजय आलोक जी और आनंद दुबे जी तय नहीं करेंगे, बिल्कुल ये जनता तय करेगी। ठीक है आनंद जी, आपकी इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन एक और चर्चा इस डिबेट में चली और आप बता रहे हैं कि भाई आप हिंदुत्व की बात हमेशा करते रहे, हिंदुओं की बात हमेशा करते रहे। आप सहमत है क्या सुनील जी की इस बात से कि काशी का नाम बदल देना चाहिए? बिल्कुल सहमत नहीं हूं। काशी को काशी रहने दो, बनारस को बनारस रहने दो। बनारस का अपना एक इतिहास है। मैं खुद भदोही जिला जो अब संत रविदास कहलाता है, मैं स्वयं वहां पैदा हुआ हूं 1980 में। तो मुझे मेरा जो जिला है पहले बनारस हुआ करता था, उसी में से भदोही या संत रविदास बन गया है, तो उनको वही रहने दो जो जिसका नाम है। काशी काशी है, काशी की अपनी एक महानता है। वाराणसी मतलब वरुणा नदी के बगल में 80 घाट, ये सब इतिहास सबको पता है। तो उसके साथ हम तो नहीं चाहते कि कोई छेड़छाड़ हो। आप सुनील जी देख लीजिए, जैसे आपने मुगल सराय का नाम बदला, आपने प्रयागराज किया, हिंदुओं के आस्था का जुड़ा हुआ एक शहर काशी विश्वनाथ बाबा का शहर, उसका नाम बदलने की बात कर बैठे आप। नहीं, हमने तो सुझाव दिया क्योंकि इन लोगों से प्राची जी नाम बदलने के अलावा कुछ होगा नहीं। नए शहर नहीं बसा सकते, शहरों को अच्छा नहीं कर सकते, अच्छे विश्वविद्यालय नहीं बना सकते, विश्वविद्यालय गिराने की कोशिश कर सकते हैं, अच्छे अस्पताल नहीं बना सकते, अच्छी सड़क नहीं बना सकते। तो ये बेचारे बदल ही तो सकते हैं, नाम ही तो बदल रहे हैं, नेम प्लेट बदल रहे हैं, नाम बदल रहे हैं। इसके अलावा अगर इन्होंने 9 साल में कुछ किया हो तो हमको वो काम बता दें, हम तो सुनने को तैयार हैं भाई। संत तो क्योंकि भदोही में वहां के वरिष्ठ पत्रकारों ने, वहां के आम जनमानस ने कहा कि संत रविदास जी तो बनारस में पैदा हुए थे, तो मुख्यमंत्री जी को चिढ़ाने के लिए लोगों ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी से बात कर लीजिए। जी, अब चिढ़ाने में कम से कम पौराणिक शहर की आप बात कर रहे हैं, कम से कम उसकी चिंता तो कर लीजिए। दूसरों का काम अच्छा सुनिए, तो संत रविदास नाम अगर रखा जा रहा है तो खुशी हो रही है ना आपको? जो काम आप नहीं कर पाए, जो काम आपने गलत कर दिया, उसे अगर मुख्यमंत्री सुधार रहे हैं तो सही है ना। आप जीवन में जब कुछ नहीं कर सकते तो नाम बदल लो, हम भाई स्वीकार कर रहे हैं और जनता उसका जवाब दे देगी। ये सब फिर मैं आ रही हूं निवान जी आपके पास, एक छोटा जवाब बस उस पर दे दीजिए। बेचारे नाम के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ नाम बदलने में ही माहिर है, काम तो कर नहीं सकते। अच्छा, 2012 में सुनील साजन जी की सरकार थी। मैं बता देता हूं कि दलित समाज के महापुरुषों के जो नाम थे वो किस तरीके से इन्होंने बदले थे। छत्रपति साहू जी महाराज नगर का नाम बदल के इन्होंने अमेठी कर दिया था। रमाबाई नगर का नाम बदल के इन्होंने कानपुर देहात कर दिया था। प्रबुद्ध नगर का नाम बदल के शामली कर दिया था। भीम नगर का नाम बदल के संभल कर दिया था। पंचशील नगर का नाम बदल के इन्होंने हापुड़ कर दिया था। काशीराम नगर का नाम बदल के इन्होंने कासगंज कर दिया था। महामाया नगर का नाम बदल के हाथरस कर दिया था। और जेपी नगर जो कि ज्योतिबाई फूले नगर था, उसका नाम बदल के इन्होंने अमरोहा कर दिया था। और संत रविदास नगर का नाम बदल के भदोही कर दिया था। अब इनको बहुत तकलीफ हो रही है, ये कह रहे हैं कि साहब नाम बदलने से क्या होगा। आप क्या दलित विरोधी मानसिकता रखते हैं? जो आपने दलितों के महापुरुषों के नाम से जो जिले थे उनके नाम बदले थे, तो तब आप नाम क्यों बदल रहे थे? दूसरी चीज इन्होंने पूछा क्या किया है 9 वर्षों में। कानून व्यवस्था पूरा देश जानता है, यूपी की मिसाल देता है कि कानून व्यवस्था जैसी उत्तर प्रदेश में है वैसी पूरे भारत के अंदर होनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस वे प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये तो मुझे लगता है किसी से छुपा हुआ नहीं है।
निवेश की अगर हम बात करें तो 20 लाख करोड़ रुपए की हम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर चुके हैं और 45 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हो चुके हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। रोजगार और कौशल विकास जो कि माननीय जयंत चौधरी जी का विभाग है, इसके अंदर हर जिले में युवाओं को हुनरवान किया जा रहा है। लेकिन रोहित जी इन 9 सालों में जितनी उपलब्धि है उतना बड़ा कलंक भी लग गया ना। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी ना होती तो ना समाजवादी पार्टी को मौका मिलता, ना आम आदमी पार्टी को मौका मिलता, सब बढ़िया ही चलता। प्राची जी लिस्ट बहुत लंबी है, आप तो इतनी जल्दी थक गई। अभी तो कामों की लिस्ट अभी तो आधी पे भी नहीं पहुंचा था मैं। अभी तो लिस्ट बहुत लंबी है। सुनील साजन को काम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और मैंने तो लिस्ट पढ़ने की जब शुरुआत की धब्बा ज्यादा बड़ा है ना रोहित जी, काम की लिस्ट जितनी बड़ी है धब्बा भी उतना बड़ा है। नहीं ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल धब्बा है। राम मंदिर के अंदर चोरी नहीं होनी चाहिए थी, उसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी उसकी समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कमान संभाली है और जो भी दोषी है वो जेलों की सलाखों के पीछे गया है और उसके अंदर जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त। यही सवाल तो विपक्ष वाले पूछ रहे हैं, फिर आप इसे राजनीतिकरण क्यों देते हैं? यही तो विपक्ष जानना चाहता है। नहीं, हम कहाँ राजनीति कर रहे हैं उसके ऊपर भाई। हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं सदन के अंदर जो डिब्बे के अंदर पैसे डाले गए थे भगवान राम के नाम पे जो लिए थे आपने, वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय के पूछेंगे आम आदमी पार्टी वाले आपसे सवाल तो आप कहेंगे गलत कर रहे हैं। आप बताइए निवान जी, क्या राम मंदिर मार्ग से ही उत्तर प्रदेश का रास्ता या जीत का रास्ता प्रशस्त होता हुआ नजर आ रहा है तमाम राजनीतिक दलों को? जवाब तो देना पड़ेगा इन्हें ना, क्योंकि पिछले जितनी भी बार इन्होंने सरकारों में प्रचार किया है तो इन्होंने राम मंदिर के नाम पे वोट मांगे हैं। आज जब राम मंदिर के जमीन में घोटाला हो गया, राम मंदिर के चंदे में घोटाला हो गया, वहां प्रभु श्री राम जी के साथ धोखा हो गया इतना बड़ा, तो अब इनको जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब ये भी देना पड़ेगा कि अब SIT का क्या हुआ, क्या आगे प्रोग्रेस रिपोर्ट है, कितने लोगों को पकड़ा गया, कितनी कार्रवाइयां हुई, कितना। अभी ये बता रहे थे हमने 80 लाख बरामद कर लिया, 1 करोड़ बरामद कर लिया। बताइए आगे क्या क्या बरामद किया? अब सारी ठंडे बस्ते में डाल दिया इन्होंने, बचाने की कोशिश हो रही है। अब जवाब इनको ये भी देना पड़ेगा कि युवा अभी जब आपकी सड़कों पर आए थे अपने पेपर लीक के खिलाफ, आपने उनको डंडे बरसाए थे। जवाब आपको ये भी देना पड़ेगा कि पिछले 9 साल के अंदर 30 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, जिसमें दरोगा भर्ती है, UPCL है, BDO है, UP टेट है। पंजाब के पेपर लीक पे भी जवाब देंगे या खाली अभी जवाब देना पड़ेगा कि जवाब देना पड़ेगा? और एक बात और है, श्री अकाल तख्त ने जो आपके मुख्यमंत्री को गुरुद्रोही घोषित किया है, उसके ऊपर भी जवाब देंगे कि नहीं देंगे? या खाली बस यहाँ पे सवाल ही पूछते रहेंगे? कभी जवाब देने की भी जिम्मेदारी लेंगे? दिल्ली की जनता ने तो आपको रास्ता दिखा दिया, अब पंजाब की जनता आपको रास्ता दिखाने रोहित जी आप बीच में बोलेंगे तो निवान जी की आवाज नहीं आ पाएगी। निवान जी की आवाज नहीं आ पाएगी, अपनी बारी का इंतजार करें। बोले निवान जी। हाँ, तो पेपर लीक पे इनको जवाब देना पड़ेगा, जनता को, युवाओं को मारा वो जवाब देना पड़ेगा। ये भी जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से योगी जी ने दिल्ली में आके कहा था कि हम फ्री बिजली देंगे दिल्ली के चुनाव में, अभी तक तो फ्री बिजली मिली नहीं यूपी में। ये भी जवाब देना पड़ेगा। ये भी जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से आपने 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए यूपी में, जवाब देना पड़ेगा। आपको ये भी जवाब देना पड़ेगा कि NCRB के डेटा के हिसाब से महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम होता है उसमें नंबर 1 यूपी कैसे है। आपको ये भी जवाब देना पड़ेगा कि यूपी के अंदर जो है वो 8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कैसे चढ़ गया। आपको ये भी जवाब देना पड़ेगा CAG की रिपोर्ट में जो है लाखों करोड़ रुपए के चोरी व गबन की जो रिपोर्ट है उस पर भी जवाब देना पड़ेगा, इरेगुलरिटीज पे जवाब देना पड़ेगा। तो आप एक काम कीजिए कि 9 साल में से 1 महीना तो आप रख दीजिए जो अपने नाम बदले, उसमें आप अपनी पीठ थपथपाइए। बाकी 8 साल 11 महीने का हिसाब दे दीजिए आप जनता को कि आपने बाकी 8 साल 11 महीने क्या किया। नहीं तो निवान जी, भदोही का नाम संत रविदास नगर अगर हो रहा है तो गलत है कि सही है? नहीं होना चाहिए था क्या? मैं तो कह रहा हूँ कि 8-9 साल में से 1 महीना जो इन्होंने नाम बदले हैं उन पे इनकी पीठ थपथपाने दो आप, लेकिन बाकी 8 साल 11 महीने का जवाब ले लो आप इनसे। ठीक है अजय आलोक जी, हिसाब पूरा देना पड़ेगा। सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी भी पूछ रही है। पूरी लिस्ट लेकर आए निवान जी, तो यूपी के एक मसले पर जानकारी है। निवान जी को तो ये नहीं पता होगा कि भदोही कहाँ पे, पूर्वांचल में है कि अवध में है कि कहाँ है। तो क्या निवान जी से आप भदोही की बात पूछ रही हैं? हाँ, वैसे एक बात बता देता हूँ, हिंदू धर्म के हिसाब से मुर्दे का शरीर उत्तर दक्षिण रखा जाता है। तो आम आदमी पार्टी अभी उत्तर की तरफ ज़्यादा देख रही है, उत्तर दक्षिण है। पंजाब थोड़ा उत्तर पड़ता है ना, मुर्दे का ही शरीर हो गया, कुछ बचा नहीं है, क्योंकि पंजाब से भी झाड़ू लगने वाली है बहुत बुरी तरह से। अभी एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। ये हिसाब मांगेंगे। 10 साल में दिल्ली को हिसाब दिया, इसीलिए तो दिल्ली ने झाड़ू मार के निकाल दिया। वही हाल पंजाब में किया, उड़ता पंजाब बना दिया है हर जगह। ड्रग्स की जो मेनेस है, और आप हमसे पूछेंगे कि स्कूल का क्या किया। पंजाब के स्कूलों में क्या हाल चल रहा है, ये तो स्टोरीज चल रही हैं।
कि किस तरह से ड्रग मैनेज वहां चल रहा है। बड़ा अच्छा लॉ एंड ऑर्डर आपने रखा हुआ है भाई साहब। उद्योगपति भाग रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे को बोला जाता है कि उठा लेंगे, नहीं तो तुमको उठा लेंगे, पैसे भेज दो। ये तो लॉ एंड ऑर्डर है। धर्म के प्रति आप कितनी आसक्ता है कि बेअदबी के मामले में आपके मुख्यमंत्री, आपकी पूरी सरकार है, उस पर आप जवाब नहीं देते हैं। अज्ञान देने आ गए आप यूपी पे। अरे भैया, जहां तक बचा है कपटीवाल जी का वहीं तक रहिए ना, कहाँ इधर उधर छटपटा रहे हैं। मैंने बोला ना, मुर्दे का शरीर उत्तर दक्षिण। उत्तर देखिए, उत्तर से भी जाने वाले हैं, फिर कहाँ से चलेगा गुजरात का चुनाव का प्रचार? वो चार्टेड प्लेन जाना आना, वो पंजाब पुलिस के कमांडोज कहाँ से मिलेंगे? कोई दूसरा राज्य भी नहीं बचा। ममता दीदी तो भेज भी देती थी, कैसे मिलेगा? बड़ा दिक्कत हो जाएगा। राम मंदिर का मुद्दा भी तो आप ही ने दिया ना। वोट सोना का ना होता, ना विपक्ष के पास मुद्दा होता। राम मंदिर का कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा हमने नहीं दिया। मुद्दा चोरों ने, राम मंदिर में चोरों ने चोरी की। प्राची जी, राम मंदिर का राजनीतिकरण जो कर रहे हैं, वो जानते हैं कि राम मंदिर के प्रति हमारी श्रद्धा क्या है। और राम मंदिर के चोरों को न हमने बख्शा था, न बख्शेंगे। एसआईटी की जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में चल रही है और रिपोर्ट लगातार सबमिट करनी है। एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा, और वो भी नहीं बचेगा जो उन्होंने चोरों को एड किया है, अबेट किया है। एडिंग अबेटिंग समझती है ना, वो भी आएगा अभी सामने। कुछ दिन तो रुकिए। लेकिन अजय आलोक जी, इस बार रास्ता इतना आसान नहीं है। बैक टू बैक हर मुद्दे पर विपक्ष आपको घेर रहा है। 7-8 ही चोरी अंदर गए। नहीं, बैक टू बैक हर मुद्दे पर आपको विपक्ष घेर रहा है। रास्ता उतना आसान नहीं जितना 22 में था। आ रही फिर सुनील जी। रास्ता 22 में भी कोई आसान रास्ता नहीं था, 17 में भी कोई आसान रास्ता नहीं था। 17 में किसने सोचा था कि हम 325 सीट लाएंगे अकेले भारतीय जनता पार्टी? 22 में किसने सोचा था कि 50 साल के बाद यूपी में लगातार कोई दूसरी सरकार आएगी? हम लाए। कोई सोचता था क्या कि हम लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएंगे? हमारा शासन का मेन स्तंभ हमारी गुड गवर्नेंस है, ठीक, हमारी जीरो टॉलरेंस टू करप्शन एंड भ्रष्टाचार एंड लॉ एंड ऑर्डर है। ठीक है, सुनील जी, हम आतंकवादियों को छोड़ते नहीं है। क्या हम 27 में नहीं देते हैं? क्या 27 में राम के नाम पर ही वोट गरीबों के और दलितों के जमीन हथिया के जौहर यूनिवर्सिटी नहीं बनाते हैं। देखिए प्राची जी, एक बात तो मैंने कई बार कही, फिर मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं। भगवान, आस्था, मंदिर, धर्म, इस नाम पर हम लोग कभी वोट नहीं मांगते और ना आगे मांगेंगे। लेकिन भगवान राम के मंदिर की लूट हो जाए, लूट करने वाले बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, ये कह रहे जांच हो रही। अगर सही से जांच हो गई तो बीजेपी मुख्यालय तक जांच जाएगी। सही से जांच होगी तो जांच आरएसएस के मुख्यालय तक जाएगी, विश्व हिंदू परिषद के मुख्यालय तक जाएगी। सुप्रीम कोर्ट सही से जांच नहीं करेगा। वैचारिक आकाएं सब जेल में नजर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट सही से जांच नहीं करेगा। सबने लूटा है। एक मिनट, छोटे मोटे चंपत राय और ये गोपाल राव, अनिल मिश्रा को भी नहीं पकड़ पा रहे। दूसरी बात, इनसे मेरे केवल 3 सवाल हैं। हमको ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट सही से जांच नहीं होने देगा? सुप्रीम कोर्ट सही से जांच नहीं होने देगा? सुन लीजिए भैया, आपने बहुत केवल 3 सवाल का जवाब दे दीजिए। आज आपका दिन खराब जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कितने हजार विद्यालय बंद किए और कितने हजार देसी शराब के ठेके खोले? सुन लीजिए। परेशान मत होइए डॉक्टर साहब, परेशान मत होइए, हम भागने नहीं देंगे। 10 सेकंड मांग रहा हूं आपसे। आप केवल हमारा सवाल सुन लीजिए, फिर जवाब दे दीजिए। प्राची जी, हमारा सवाल तो सुन लीजिए। अभी 1 मिनट, अभी आपने कहा अगर सही से जांच हो जाए तो नागपुर तक बात पहुंच जाएगी। तो आपका क्या ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट सही से जांच नहीं होने देगा? क्योंकि सारी जांच सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में चल रही है। आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है? आपके कहे अनुसार तो यही मत प्रतीत होता है। अब बोलिए, मैं चुप हूं। मुझे उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भरोसा नहीं है। जो मुख्यमंत्री सप्ताह में 1 दिन 2 दिन जाते रहे हो, वहां लूट चलती रही हो, उस मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं। और मेरे 2 सवाल हैं, उसका आप जवाब दे दीजिए। एक तो आप ये बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में बहुत इंफ्रा, बहुत डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। इंडिया टीवी के कार्यक्रम के माध्यम से आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय कितने हजार बंद हुए, कितने हजार ठेके नए योगी जी ने खोले हैं। महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 कैसे है, और दलित अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 कैसे है? केवल इस उपलब्धि का कारण बता दीजिए। इस उपलब्धि में बड़ी मेहनत की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। ठीक है सुनील जी, इसका जवाब तो आपको बीजेपी के प्रवक्ता दे देंगे या रोहित जी दे देंगे, लेकिन एक सवाल जो अजय आलोक जी आपसे पूछ रहे थे, वो प्रश्न मेरा भी आपसे मैं पूछ रहा हूं भाई, वो प्रश्न मेरा भी आपसे है। अब तो मसला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, तो अब आपके मन में शंका क्यों है?
इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि इसकी जांच की असर बीजेपी मुख्यालय, आरएसएस मुख्यालय और विश्व हिंदू मुख्यालय तक जाएगी और इनके बढ़ के जितने चोर डकैत हैं जो उन मुख्यालयों में बैठे हैं सबको जेल में डाला सुनील जी, जाएगा। अगर अभी भी शंका है और आपको पता है कि इनके बड़े बड़े लोग भगवान बच राम जाएंगे किसी को तो नहीं माफ सुप्रीम कोर्ट करेंगे जाने से और ना आपको भी देश का कोई नहीं रोक संविधान रहा। किसी को माफ करेगा। भाई सुप्रीम कोर्ट जाने से आपको भी कोई नहीं रोक रहा। आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक्सपोज करिए इनको, जो बड़े बड़े नेता और जिन लोगों हम का आप पहले नाम जनता के जानते बीच हैं जा रहे हैं। इनका नाम बता दीजिए जाकर सुप्रीम कोर्ट हम में। पहले जनता के बीच जा रहे हैं प्राची जी, हम पहले जनता के बीच जा रहे हैं, बदलाव करेंगे, फिर सारे भगवान राम के द्रोहियों को जेल में डाल देंगे। सुनील जी, ये कैसा आपका राम के प्रति आस्था है कि जो चंदा चोर हैं वो बच जाएंगे? पहले आप जनता के बीच में जाएंगे, पहले सत्ता में आएंगे और उसके बाद चोरों को पकड़वाएंगे। कोई नहीं तो बचेगा। सत्ता का लालच ज्यादा दिख रहा है। कोई नहीं बचेगा। और राम की पहले आस्था, सरकार बदलेंगे, राम की आस्था कब फिर दिख इनको रही है? जेल में डालेंगे। ये तो राम की आस्था कम दिख रही है। अब इंतजार करें क्या कि आप सत्ता में आएंगे? सुप्रीम हमको कोर्ट, भगवान राम सुप्रीम पे कोर्ट भरोसा में है, जाने के लिए एक भी नहीं बचेंगे। सुनील जी, एक सुप्रीम भी कोर्ट नहीं में जाने बचेंगे। के लिए क्या ये क्राइटेरिया है कि आप सत्ता में होंगे तभी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? देखिए, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि भगवान राम अपनी कृपा बनाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायालय इन सब चोरों को पकड़ करके, जो न्यायाधीश हैं, इनको जेल में डालेंगे। और हम जा रहे हैं जनता के बीच ये बताने कि ये राम भक्त नहीं है, राम द्रोही हैं, ये राम घाती हैं। रोहित जी, जवाब जो आपसे सुनील जी पूरा ब्यौरा मांग रहे थे। नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि जिसने राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई हो, जिसने केदारेश्वर मंदिर के नाम पे रोज वोट मांगता हो, जो वो यहाँ पे कह रहे हैं भाजपा वहां बता रही थी कि गोली कौन चलाता है, रात भर में ही भूल गए कि गोली कौन चलाता है। नहीं, ठीक बात है। नहीं, एक बात साफ तौर पे है, एक बात साफ तौर पे सुनील जी, इतना एक्साइटेड मत होइए, इतना एक्साइटेड मत होइए। ये मुलायम सिंह जी का बयान है कि मैंने राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको मैं व्यक्तिगत तौर पे, आप भी मुझे जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जब अपर्णा यादव 2016 में कैंट विधानसभा में चुनाव लड़ रही थी, लखनऊ की कैंट विधानसभा में, तब मुलायम सिंह जी की स्वयं अपने मुख से ये वाणी निकली थी कि मैंने राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई। तो एक बात आपको समझना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना चाहिए। एक दिन की 24 घंटे में हम क्या भूलें, आप क्या भूलें, तो हम जनता को भूलने थोड़ी ना देंगे कि जो आपके षड्यंत्र करने से हम भूलने दे देंगे। भाई, आपने दलितों के खिलाफ जो षड्यंत्र किया, आप भी नहीं भूलने देंगे। नौजवानों पे कैसे कि 47 तानी गई है, बेटियों के कपड़े कैसे आपके आरएसएस और बीजेपी के गुंडों ने फाड़े हैं, या हम भी नहीं बोलने देंगे। देखिए, आवाज अब बीच में बोल रहे हैं, फिर कहते हैं कि आप क्यों बीच में बोलते हैं। नहीं, आजम खान साहब आपके नेता हैं, उन्होंने 2016 में क्या बयान दिया था कि अम्बेडकर सबसे बड़े भूमाफिया अगर कोई है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। तो दलितों के लिए कितना आपके मन में प्रेम है, जो आज ये दलित समाज ये डिबेट देख रहा होगा, आप बता तो समझ चुका होगा। अरे आलोक जी नहीं बता सकते, कम से कम आप ही बता दो कि उत्तर प्रदेश में महिला अपराध और दलित अपराध में योगी जी टॉप कैसे कर गए। आपका चाल चरित्र चेहरा जानती है कि कौन ये लोग रटे रटाए आते हैं बेचारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, इधर उधर जाते ही नहीं। जनता जानती है, बहुत आप कहेंगे कि हम कह रहे हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कौन आंसू बहा रहा था, ये पूरी जनता, देश की जनता जानती है। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहें, आप उनके ज्ञान पर प्रश्न उठाएं, ये तो आपका विवेकाधिकार है, लेकिन जवाब दे दीजिए। आप सोचिए ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा आपके नेताओं की ही पोल ये खोल रहे हैं। इनको पूरे ईयर के साथ ये पता है कि कौन से नेता ने कहां पर कौन सा बयान दिया। तो जरा आप भी चेक करवाइए उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आखिर चल क्या रहा है। रोहित अग्रवाल जी जवाब दे भाई, पॉइंटेड सवाल है। तो ये नहीं जवाब दे रहे हैं, पॉइंटेड सवाल है उनका। महिला अपराध की बात कर रहे हैं, वो स्कूल की बात कर रहे हैं। 3 सवाल पूछे, आप दे दीजिए रोहित जी या आलोक जी दे दे, कोई भी बता दे। प्राची जी काम करिए, इनसे कह दीजिए एनसीआरबी का डेटा निकाल लें और दलित समाज के अंदर कितना अपराध इनके कार्यकाल में हुआ और कितना अपराध हमारे कार्यकाल में हुआ, उसको ये कंपेयर कर लें। इनको खुद समझ में आ जाएगा कि अपराध का ग्राफ किस तरीके से गिरा है। और कन्विक्शन रेट की अगर ये बात कर ले महिला अपराध के अंदर, तो मुझे लगता है कन्विक्शन रेट के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है कि जितने एफआईआर दर्ज हुई हैं उनका जो निस्तारीकरण हुआ है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। तो हम संवेदनशील हैं और कानून व्यवस्था में तो बात ही मत किया करिए सुनील जी, क्योंकि कानून व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश का बच्चा व्यापारी युवा महिला ये स्वयं गवाही देते हैं उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश के मॉडल को तो पूरा देश मांग रहा है,
आजकल तो आप भी मांगने लग गए हैं बुलडोजर को, आप भी कहने लग गए थे कि भैया राम मंदिर के जो दोषी हैं उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई करिए। कोई उत्तर नहीं प्रदेश मांग रहा की कानून चंदा व्यवस्था तो चोरी को। बेहतर है, इसके लिए आप कोई हमसे नहीं गवाही मांग मत रहा लीजिए। है। यहाँ पे राम आनंद दुबे आप ही के लाए धोखा बैठे देने हैं, वालों उनसे से ही कोई पूछ उम्मीद लीजिए। अच्छा, एक-एक उत्तर करके। प्रदेश की आनंद दुबे कानून जी, व्यवस्था कैसी हम है? लोग कोई उम्मीद आनंद नहीं दुबे रख जी, रहे। आप तो जानते हैं, आप तो इधर के भी साथी रहे हैं और इधर के भी साथी हैं। भाई इनका कॉन्फिडेंस इसलिए हाई है एनडीए का कि राम जी का आशीर्वाद तो है ही है, साथ में काम का भी कॉम्बिनेशन है। देखिए प्राची जी, अभी संत रविदास नगर की बात कुछ लोग कर रहे थे। देखिए, संत रविदास नगर का नाम पहली बार तो मायावती बहन ने बदला था 1997 में। उसके बाद 2014 में समाजवादी पार्टी ने बदल के फिर भदोही कर दिया था। फिर 2026 में अब संत रविदास नगर हो गया है। तो हम लोग खुश हैं क्योंकि हम लोग भदोही के ही हैं, बनारस के बगल में। तो भदोही जितना मतलब उसका नाम होता हम लोग को अच्छा ही लगता है। तो संत रविदास होने पे तो बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात, काम की बात करें। देखिए, पूर्वांचल की जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है प्राची जी, वहाँ की सबसे बड़ी समस्या है पलायन। जो भी सरकार आए वो पलायन को रोके। हम लोग मुंबई दिल्ली आते हैं, जो नई पीढ़ियां हैं वो वहीं बड़ा रोजगार करें, बड़े व्यापारी बने, बिजनेसमैन बने, तो हमें अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। तो अगर इस विकास के मुद्दों पे हमारी आपकी बहस हो तो जरूर इसकी लड़ाई होगी। लेकिन अगर आपने क्या गलत किया, हमने क्या गलत किया, हम ये करेंगे वो करेंगे, इसमें कुछ नहीं होगा। जनता जनार्दन वही फैसला लेगी जो उसके विवेक बुद्धि को अच्छा लगेगा। आपने भी तो बताया ना कि कौन जीतेगा, पहले कौन मायावती हारेगा, जी ने नाम ये बदला, जनता ही फिर बताएगी। 2014 में समाजवादी ने बदला, फिर 2026 में योगी बदल रहे हैं। आपने भी तो इतिहास का सहारा लिया ना बताने के लिए, वही सहारा बीजेपी लेती है। अरे तो मैंने सकारात्मक ढंग से लिया, मैंने किसी की आलोचना नहीं की। मैंने ये कहा कि संत रविदास नगर जब पहली बार हम लोग छोटे थे हमने सुना, फिर हमें आज सुनाई दे रहा था, अच्छा लग रहा है कि संत रविदास जी के जो कर्म रहे हैं, जो उनके जो प्रचार प्रसार रहे हैं, जो समाज के लिए उन्होंने काम किया है, उनका सब लोग सम्मान करते हैं। विपक्ष सकारात्मक नहीं होता, और देखिए आनंद जी मेरे शो में बैठकर बता रहे हैं वो कितने सकारात्मक हैं। वो पीछे से तुलना भी कर रहे हैं तो पॉजिटिवली कर रहे हैं, किसी पर चीटा टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। आप समझी नहीं प्राची जी, ये जो तीनों हमारे सो कॉल्ड विपक्षी दल हैं, ये तीनों ट्रायंगल हैं। ट्रायंगल के 3 कोने होते हैं ना, ये तीनों आपस में नहीं मिलेंगे कोई जन्म में। अभी आनंद दुबे ने कितनी अच्छे से महाराष्ट्र मुंबई की पॉलिटिक्स के बहाने सपा पे निशाना साध दिया। ये बहन मायावती ने बदला था, इन्होंने बदल दिया, फिर से भदोही कर दिया। अच्छा लगा था, उस वक्त क्रिटिसाइज क्यों नहीं किए? अभी क्यों नहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने गलत किया? बात वो नहीं है, बात है बृहन मुंबई नगर पालिका, उसके पहले विधानसभा चुनाव, जहां एक दूसरे की पैर काट रहे थे ये लोग। ये इनका अलायंस है घमंडियों का। ऐसे लोगों के हाथ में देश की सत्ता कभी जाने वाली है? आपस में लड़ बैठ के बंदर बाट कर देंगे, बंदर के हाथ में उस्तूरा हो जाएगा इनके हाथ में सत्ता देना। इसीलिए देश की जनता इनको, उत्तर प्रदेश की जनता इनको बहुत दूर रखेगी। और वैसे भी उद्धव ठाकरे का और आम आदमी पापियों का क्या काम है उत्तर प्रदेश में? पावन धरती है, रावण और राम ही लड़े तो ज्यादा अच्छा है। केजरीवाल लड़े थे ना मोदी जी के सामने। अजय आलोक जी फिर कोशिश कर लेंगे एक बार साथ में। निवान जी जल्दी से एक फौरन। भाई दशहरा मनाएंगे हम लोग, फिर दशहरा मनाएंगे फिर से, और दिवाली बनेगी उसके बाद। जो पापी है वो दूसरों को क्या ही बताएगा कि कौन पापी है नहीं है। जिसने प्रभु श्री राम के घर में चोरी कर ली उससे बड़ा पाप क्या है? हमारे ग्रंथों में लिखा है कि मृत्यु दंड होना चाहिए जो प्रभु के घर में चोरी करता है। ये देखो अपने आप को सरकार ने कहा था, मैं ऐसे मंदिर में कभी नहीं जाऊंगी जो वो लोग हैं, तोड़ के बनाई ये वो गई लोग हो। हैं जो बीफ एक्सपोर्टर से चंदा खाते हैं। मेरी दादी ने कहा था, बेटा मैं ऐसे मंदिर में नहीं जाऊंगी वो लोग हैं जो तोड़ के बनाई गई हो। जो मणिकर्णिका घाट में जो है नानी दादी तक को भूल जाते हैं लोग को, नानी दादी याद मंदिर तोड़ने वाले लोग हैं। ये लोगों की आस्था को चुराने वाले ये पापी लोग हैं। और पापी लोगों ने कब्जा कर रखा है आज सरकार में, लेकिन ये पापी लोगों को लोग धोखा तोड़ा कर भगाएंगे। कहावत है कि नानी याद आ गई, इनको नानी भूल जाती है। चले ठीक है निवान जी, अब उत्तर प्रदेश में आपका और आपकी पार्टी का क्या होता है ये तो देखना दिलचस्प होगा। खैर इतना ही समय था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।